नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 यूनिट 1, जो कि प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ है। उसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें काफ़ी सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जैसे कि क्रिस्टलिनिटी और पार्टिकल साइज़, पार्टिकल शेप, फ्लो प्रॉपर्टीज़, सॉल्युबिलिटी, ये सब। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टलिनिटी, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स मतलब जो पाउडर्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो क्रिस्टलाइन होगा, एमरफोस होगा। क्रिस्टलाइन होगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, एमरफोस की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, ये सब। जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है और जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि उनके अंदर, हमारे पाउडर के ग्रैन्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट किस तरीके से है, उसे हम बोलते हैं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ये दोनों अफेक्ट करते हैं बल्क प्रॉपर्टीज़ को और फिजियोकेमिकल, यानी कि फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ को मॉलिक्यूल्स की। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में चेंज करेंगे कुछ, तो हमारी जो क्रिस्टल हैबिट है वो भी चेंज होगी। मतलब मॉलिक्यूल हमारा क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, एमॉर्फस भी हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। जब हम कन्वर्ट करते हैं सोडियम सॉल्ट को उसके एसिड में, तो क्रिस्टल हैबिट में भी चेंज आता है और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों में चेंज आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन। पहली होती है क्रिस्टलाइन, दूसरी होती है एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन मतलब कि एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन में हमें पता ही है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनका, और एमॉर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होता है हमारे पार्टिकल्स का। क्रिस्टलाइन दो टाइप्स के होते हैं, पॉलीमॉर्फ्स और मॉलिक्यूलर एडक्ट्स। पॉलीमॉर्फ्स इनएंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक। मॉलिक्यूलर एडक्ट्स नॉन स्टोइशियोमेट्रिक और स्टोइशियोमेट्रिक टाइप के हैं, पर ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। हमें क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस पढ़ना है और पॉलीमॉर्फ्स पढ़ना है, जो कि इनएंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक होते हैं। जैसा कि हमें पता है, जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनका और रिपीटेड अरेंजमेंट होता है। सेम मतलब सिमिलर फॉर्म में ही सारे मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड होते हैं। पर जो एमॉर्फस फॉर्म होती है वहाँ पे एटम्स और मॉलिक्यूल्स रैंडमली मतलब इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। जो सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट होता है इन दोनों फॉर्म्स में, वो एमॉर्फस फॉर्म्स का ज़्यादा होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमॉर्फस फॉर्म की थर्मोडायनामिक एनर्जी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म वही होता है फिनोमिना जिसमें हमारी कोई भी एक पार्टिकल दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू क्रिस्टलाइज एज मोर देन वन डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन स्पीसीज विथ डिफरेंट इंटरनल लैटिस। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस होता है या ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हमारा कोई भी सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करे। डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फ्स। पॉलीमॉर्फ्स बोलते हैं जो ये फॉर्म्स होती हैं अलग अलग। और पॉलीमॉर्फ्स दो टाइप्स के होते हैं, इनएंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक। दो टाइप्स के होते हैं पॉलीमॉर्फ्स, इनएंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक। इनएंशियोट्रॉपिक में क्या होता है, इनएंशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ वो पॉलीमॉर्फ होते हैं जिसे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते टेम्परेचर चेंज करके। पर जो मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ उसे चेंज कर सकते हैं। इनएंशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ को हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर चेंज करके, पर मोनोट्रॉपिक को हम चेंज नहीं कर सकते, वो स्टेबल होता है, उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी होगी। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है पार्टिकल साइज़। जो पार्टिकल साइज़ होता है उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ टर्म से। पहला है कोर्स, जिसमें पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है। फिर है मॉडरेटली कोर्स, उसमें उससे थोड़ा छोटा होता है। फिर है फाइन, मतलब जिसमें स्मॉल पार्टिकल साइज़ होता है। और फिर है वेरी फाइन, जिसमें जो
पार्टिकल साइज है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज किस किस फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। पहला है डिसोल्यूशन रेट, रेट ऑफ डिसोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। फिर है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे जो पाउडर हैं उसके पार्टिकल्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करते हैं। फिर है पेनिट्रेबिलिटी, मतलब जैसे हमारे स्किन के ऊपर पेनिट्रेशन मतलब उसके अंदर एंटर कर जाना, पेनिट्रेट करना, उससे भी अफेक्ट करता है। और ग्रिटीनेस को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के कुछ मेथड्स होते हैं, एक एक करके इन्हें हम पढ़ेंगे। पहला मेथड होता है सीविंग मेथड। जो सीविंग मेथड होता है उससे यूज़ किया जाता है उन पाउडर्स के लिए जिनका पार्टिकल साइज या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा 0.05 mm के, 0.05 माइक्रोमीटर के। इसमें हम करते क्या है सीविंग मेथड, जैसा कि हम सबको पता है, इसमें हम सीव्स को अरेंज करते हैं और इस ऑर्डर में अरेंज करते हैं कि सबसे टॉप पे वो सीव रहती है जिसका जो मैश साइज़ है, मतलब उसके अंदर जो होल्स हैं वो सबसे बड़े साइज़ के हों, और नीचे आते आते सबसे लास्ट में वो सीव रहती है जिसका जो मैश साइज़ है वो सबसे छोटा हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा पाउडर है जिसका हमें पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है उसे सबसे टॉप वाली सीव के ऊपर रख देते हैं और अपने सीव शेकर को वाइब्रेट करने स्टार्ट कर देते हैं। फिर थोड़ी 5 से 10 मिनट उसे वाइब्रेट करने के बाद हमारी जो सीव्स हैं उन सब के ऊपर हमें जो भी क्वांटिटी पाउडर की मिलती है उसे हम वेट करते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं अपना पार्टिकल साइज़। दूसरा मेथड होता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। इस मेथड को यूज़ किया जाता है बहुत स्मॉल पार्टिकल्स का भी पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने के लिए, जिनका साइज़ होता है 0.2 से 100 माइक्रोमीटर तक। इस मेथड में माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के पास एक माइक्रोमीटर अटैच होता है जो कि हमें हेल्प करता है पार्टिकल साइज डिटरमाइन करने में। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं कि ये इनएक्सपेंसिव होता है और इसमें हम एक एक पार्टिकल को इंडिविजुअली एग्जामिन कर सकते हैं और इसका हम एक परमानेंट रिकॉर्ड भी अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। थर्ड मेथड जो हम पढ़ेंगे वो है सेडिमेंटेशन मेथड। इसमें जो हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन करते हैं वो होता है 0.5 से 300 माइक्रोमीटर। सेडिमेंटेशन मेथड आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये सेडिमेंटेशन से रिलेटेड है। और सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल्ड होते हैं बेस की तरफ, नीचे की तरफ। तो जो सेडिमेंटेशन मेथड होता है उसमें हम मेज़र करते हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ पाउडर, मतलब हमारे पाउडर का सेडिमेंटेशन रेट हम इसमें मेज़र करते हैं एक मेथड से जिसे हम बोलते हैं बीकर डिकेंटेशन। नेक्स्ट है कोल्टर काउंटर मेथड। जो कोल्टर काउंटर मेथड होता है ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट मेथड होता है जिसे यूज़ किया जाता है पार्टिकल साइज डिटरमिनेशन में। इस मेथड में हम डिटरमाइन करते हैं पार्टिकल साइज डिटरमाइन करके पार्टिकल वॉल्यूम। सबसे पहले हम पार्टिकल वॉल्यूम डिटरमाइन करेंगे कि हमारे पार्टिकल का वॉल्यूम क्या है और उसकी हेल्प से हम पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर लेंगे। इस प्रोसेस में होता क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उन दोनों को हम अटैच करते हैं वोल्टेज से। नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो है पार्टिकल शेप। जो पार्टिकल शेप होती है हमारे पार्टिकल्स की वो काफ़ी सारे शेप्स होती हैं, जैसे कि स्फेरिकल, राउंड, सिलेंड्रिकल, स्पॉन्गी
और एसिकुलर और फ्लैकी क्यूबिक एग्रीगेटेड। जो पार्टिकल शेप होती है, हमारे पार्टिकल्स की जो शेप होती है वो अफेक्ट करती है सरफेस एरिया, मतलब कि सरफेस एरिया हमारे पार्टिकल का ज़्यादा होगा कम होगा उसे अफेक्ट करती है। और फ्लो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करती है कि हमारा जो पार्टिकल है वो इजीली फ्लो कर पाएगा या नहीं। और पैकिंग को भी अफेक्ट करती है। जो मिनिमम सरफेस एरिया देखा गया है, जिस शेप में मिनिमम सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है वो होती है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप में मिनिमम सरफेस एरिया कवर होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है फ्लो प्रॉपर्टी। जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो कितने फ्रीली फ्लो कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, वो डिपेंड करती हैं पार्टिकल के साइज़ पे, पार्टिकल के शेप पे और पार्टिकल की डेंसिटी पे। इन तीनों चीज़ों पे हमारे पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं। और कुछ और प्रॉपर्टीज़ पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कोहेशन फोर्स बिटवीन वन पार्टिकल एंड अनदर पार्टिकल। कोहेशन फोर्स वही होती है जो सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में लगती है। और जब हम ग्लाइडेंट ऐड करते हैं वो हमारे पार्टिकल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। ग्लाइडेंट जो होता है वो फ्रिक्शन को, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर देता है हमारे पाउडर और सरफेस के बीच की, और फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। जो हम मोस्ट कॉमनली ग्लाइडेंट यूज़ करते हैं वो है टैल्क। जब हम फ्लो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए एक टर्म का यूज़ किया जाता है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो एक एंगल होता है जो कि हमारा पाउडर, जैसे हमने पाउडर लेके सरफेस के ऊपर रख दिया तो जो पाउडर होता है वो एक पहाड़ की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाउडर ने एक पहाड़ की तरह स्ट्रक्चर बना लिया है और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पाउडर पाइल। पाउडर पाइल। तो एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जो कि पाउडर पाइल का जो स्लोप है, ये जो स्लोप है पाउडर पाइल का, इस और जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल बिटवीन द स्लोप ऑफ पाउडर पाइल एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है उतनी कम होगी। जितना कम होगा एंगल ऑफ रिपोज, फ्लो प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी हमारे पाउडर की। नेक्स्ट है पार्टिकल सरफेस एरिया। जो पार्टिकल सरफेस एरिया होता है उसे भी डिटरमाइन करने के दो मेथड्स होते हैं, एयर परमेबिलिटी मेथड और एडजॉर्प्शन मेथड। एक इक्वेशन होती है जिसे हम बोलते हैं कोज़नी-कारमैन इक्वेशन, जिसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर देते हैं पार्टिकल सरफेस एरिया को। और ये इक्वेशन होती क्या है, V इज इक्वल्स टू A इंटू डेल्टा पी टी इंटू एप्साइलन अपॉन ईटा एस डब्ल्यू स्क्वायर के एल 1 माइनस एप्साइलन का होल स्क्वायर। ए है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस प्लग के बीच का, टी है टाइम ऑफ फ्लो, एल लेंथ हमारे सैंपल की, ई है पोरोसिटी, एस डब्ल्यू है सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ द पाउडर, ईटा विस्कोसिटी, के कांस्टेंट, वी वॉल्यूम। फिर जो नेक्स्ट और लास्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें पढ़नी है वो है सॉल्युबिलिटी स्टडी। जैसा कि हमें पता है सॉल्युबिलिटी होता क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्युबिलिटी होती है हमें पता है वो दो टाइप्स की होती है, एक्वस सॉल्युबिलिटी और लिपिड सॉल्युबिलिटी। जो एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है उसका मतलब कि जो हमारी ड्रग है या हमारी कोई भी सब्सटेंस है वो हमारे वाटर के अंदर कितनी सॉल्युबल है, और लिपिड सॉल्युबिलिटी मतलब हमारी ड्रग
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर कितनी सॉल्युबल है। तो जो सॉल्युबिलिटी स्टडी होती है उसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो किस रेट से एब्जॉर्ब हो रही है, किस टाइप का इंटरेक्शन शो कर रही है। एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी में जाके ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करती है। बाइंड करने के बाद वो मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन शो कर रही है या नहीं कर रही, तो ये हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट पासेज इनटू सॉल्यूशन in order to establish equilibrium at constant temperature and pressure to produce a saturated solution. If solubility is less than 1 milligram per ml indicates need of salt formation to improve solubility. अगर जो हमारी solubility है वो कम हुई 1 मिलीग्राम पर ml से, तो इसका मतलब है कि जो हमारी ड्रग है वो लेस सॉल्युबल है और हमें उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए सॉल्ट फॉर्मेशन करना पड़ेगा। उसी तरह अगर सॉल्युबिलिटी 1 मिलीग्राम पर ml से कम है pH 1 से 7 के बीच में, तो हमें प्री फॉर्मुलेशन स्टडी की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। जो हम सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी ड्रग की उसे हम मेज़र करते हैं दो टेम्परेचर्स पे, 4 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस से हमें फिजिकल स्टेबिलिटी के बारे में पता चल जाता है हमारी ड्रग की, और 37 डिग्री सेल्सियस पे जब हम मेज़र करते हैं सॉल्युबिलिटी तो हमें बायोफार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन के बारे में पता चल जाता है। जो प्री फॉर्मुलेशन सॉल्युबिलिटी स्टडीज़ होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि जो ड्रग्स सॉल्वेंट सिस्टम है, जो हमारी ड्रग है वो किसी सॉल्वेंट के हमने ऐड करी है जिसमें वो डिज़ोल्व होगी। फिर कुछ आ जाते हैं टर्म्स जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी सॉल्युबिलिटी जितनी आई है उस हिसाब से हमारी ड्रग वेरी सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, जो भी है। अगर सॉल्युबिलिटी लेस देन 1 है तो वेरी सॉल्युबल है, और 1 से 10 है तो फ्रीली सॉल्युबल, 10 से 30 सॉल्युबल, 30 से 100 स्पेरिंगली सॉल्युबल, 100 से 1000 स्लाइटली सॉल्युबल, और 1000 से 1000 वेरी स्लाइट सॉल्युबल, और 10,000 से ज़्यादा तो इनसॉल्युबल। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं हमारी ड्रग की, जैसे कि pKa डिसोसिएशन कांस्टेंट और pH, टेम्परेचर, सॉल्युबलाइजेशन और रेट ऑफ डिसोल्यूशन। सबसे पहले आ जाता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, pK एंड pH। इसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, जो कि हम डिटरमाइन करते हैं pH रेंज 1 से 10 तक। 1 से 10 pH के बीच में ही हम आयनाइजेशन कांस्टेंट या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम डिटरमाइन करते हैं। हम डिटरमाइन करते कैसे हैं अब अपने डिसोसिएशन कांस्टेंट को? उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो कि हम पहले से जानते हैं, हेंडरसन हेज़लबैल्क इक्वेशन, जो कि एसिडिक ड्रग्स के लिए फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग आयोनाइज्ड ड्रग अपॉन अनआयोनाइज्ड ड्रग। उसी तरह बेसिक ड्रग्स के लिए pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग अनआयोनाइज्ड ड्रग अपॉन आयोनाइज्ड ड्रग। जो सॉल्युबिलिटी होती है एसिडिक और बेसिक ड्रग्स की वो अलग अलग होती है अलग अलग pH पे। मतलब जैसे जैसे हम pH चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती रहेगी एसिडिक और बेसिक ड्रग्स की। जो वीक एसिडिक ड्रग्स होती हैं उनके लिए pKa की वैल्यू मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 3 से ज़्यादा होती है। तो जो अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है वो प्रेजेंट होती है एसिडिक कंटेंट में स्टमक में, पर जो
आयनाइज्ड ड्रग होती है, आयनाइज्ड पार्ट होता है हमारे ड्रग का, वो इंटेस्टाइन में रहती है। उसी तरह जो बेसिक ड्रग्स होती हैं उनके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू 8 से 9 तक होती है। जो आयनाइज्ड फॉर्म होती है वो प्रेजेंट होती है स्टमक में और इंटेस्टाइन दोनों में। जो पार्टीशन कॉफिशिएंट होता है, नेक्स्ट है पार्टीशन कॉफिशिएंट। जब कोई भी ड्रग सब्सटेंस सॉल्युबल होती है किसी भी पार्टिकुलर पीएच पे, ये हमें पता है कि कोई भी ड्रग किसी ना किसी पीएच पे सॉल्युबल होगी। अगर वो एसिडिक है तो एसिडिक पीएच पे होगी, बेसिक है तो बेसिक पीएच पे होगी। तो जब कोई भी ड्रग जिस पीएच पे सॉल्युबल होती है, फिर उसका जब वो सॉल्युबल हो जाती है तो उसका ट्रांसफ़र किया जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन से जब वो क्रॉस करती है तो उसमें उसकी लिपोफिलिसिटी की हमें ज़रूरत होती है। अगर वो ज़्यादा लिपोफिलिक है तो वो इजीली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी, अगर हाइड्रोफिलिक है तो फिर क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो इसी लिपोफिलिसिटी की हमारी जो ड्रग है उसमें लिपोफिलिक कैरेक्टर कितना प्रेजेंट है, उसे ही डिटरमाइन करने के लिए हम पार्टीशन कोफिशिएंट का यूज़ करते हैं। तो पार्टीशन कोफिशिएंट एक ऐसा टर्म है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं लिपोफिलिसिटी हमारी ड्रग की, कि हमारी ड्रग कितनी लिपोफिलिक है, कितनी हाइड्रोफिलिक है। इसका फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑर्गेनिक एंड एक्वस फेज एट इक्विलिब्रियम, POW इक्वल्स टू सी ऑयल अपॉन सी वाटर एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसा कि हमें पता है अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में जब हम इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। फिर है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज़ होती है। उन रिएक्शंस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। कुछ मेथड्स होते हैं इंक्रीज़ करने के लिए सॉल्युबिलिटी। पहला है एडिशन ऑफ को-सॉल्वेंट, दूसरा है पीएच चेंज मेथड, थर्ड है रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज जिसे हम माइक्रोमिरेटिक्स भी बोलते हैं, फिर है टेम्परेचर चेंज मेथड, फिर है हाइड्रोट्रॉपी, एडिशन ऑफ सरफेक्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कॉम्प्लेक्सेशन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।